मैं महेंद्र कुमार। राजनीति विज्ञान जो आपकी 12वीं क्लास की बुक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत, और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, यानी ये पहला वीडियो है चैप्टर का जिस पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियों प्रकट हुई। देखिए, हम इस बात को भली भांति जानते हैं, जो इसका पहला चैप्टर था जो हमने बताया था आपको, ठीक है, कि शीत युद्ध का आरंभ कैसे हुआ, कैसे चला, फिर कैसे वो ख़त्म हुआ। तो उसमें मोटी मोटी मैंने बातें बताई आपको। अब उन चीज़ों को मैं खोल के बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी 1939 से लेकर 1945 तक चली, ठीक है, उसमें जो है हिटलर और मुसोलिनी वगैरह की हार हुई, जापान की हार हुई, और नए शक्ति संगठन के रूप में अमेरिका और यूएसएसआर प्रकट हुए महाशक्तियों के रूप में। एक महाशक्ति समाजवादी थी जिसको साम्यवाद के रूप में आप यूएसएसआर को जानते हैं, जिसका नेतृत्व करता, और दूसरी महाशक्ति जो पूंजीवाद के रूप में अमेरिका को आप जानते हैं, ठीक है, यूएसए को। तो इसके बाद ये दो महाशक्तियाँ प्रकट होती है। फिर शीत युद्ध में बर्लिन की दीवार का बनना 1961 में, फिर बर्लिन की दीवार का 1989 में गिरना। तो ये प्रक्रिया जो है शीत युद्ध के दौरान ही चलती रही। फिर यूएसएसआर की नीतियों के प्रति जन समाज का आक्रोश इतना बढ़ गया कि यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया 15 राज्यों में। यानी यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से आप जानते हैं, जो महाशक्ति थी, उसके अंदर उसी देश में इतनी ज़्यादा विरोधी ताकतें पैदा हो गई, इतना ज़्यादा उसका आंतरिक जन आक्रोश बढ़ गया, जिसका दबाव पूरे देश को झेलना पड़ा। और जो देश की सरकार थी उसने भी इस बात को माना, ठीक है, और इसका विखंडन हो गया, बिखराव हो गया 15 राज्यों में। सोवियत संघ के इसी बिखराव के बाद जो है शीत युद्ध का अंत भी माना गया। इसके अलावा जो सोवियत संघ के विघटन के कारण थे, उस पर हम बात करने वाले हैं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार था, वो कौन सी प्रक्रिया, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का 15 राज्यों में बिखराव हो गया, विखंडन हो गया और शीत युद्ध का अंत माना गया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट है, समाजवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। देखिए, पूरे विश्व में जो अमेरिका का पूंजीवाद था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लिए हुए था, लोकतांत्रिक छवि को लिए हुए था, जिसमें देश की जनता का भी भाग था शासन व्यवस्था में, उस जनता की जो प्रक्रिया थी देश की शासन व्यवस्था में, सीधा हस्तक्षेप होता था लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं। वही समाजवादी व्यवस्था में किसी सरकार का जो लीडर होता है वही पूरी सत्ता का सर्वसर्वा बना होता है। तो उसी के नेतृत्व में सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और उसी समाजवादी व्यवस्था में जो है सत्ता जो है एक तरीके से निरंकुश हो चली थी, निरंकुश हो गई थी, जिस पे कोई अंकुश नहीं था, और जनता परेशान रहने लगी, जनता में त्राही थी। तो इसी व्यवस्था की वजह से जो है सत्तावादी प्रक्रिया को अपना लिया समाजवादी व्यवस्था ने, और देखते देखते ये जनता में अप्रिय होने लगी और जनता इसके विरोध में खड़ी हो गई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। दूसरा जो पॉइंट है, हथियारों की होड़ में शामिल होना। देखिए, ये जो पॉइंट है ये बड़ा गंभीर पॉइंट है, इसको आपको समझना भी होगा कि जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के बाद अमेरिका ने जो जापान पर परमाणु हमले किए, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी नाम के दो बड़े भव्य शहर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और उसके बाद अमेरिका की जो पावर थी वो पूरे विश्व के सामने नज़र आई। और उसी के साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हथियारों की जो होड़ है, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उछाल आ गया। यानी अब जो देश थे वो सारे हथियार को इकट्ठा करने लगे, और जो बड़े देश थे जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका, ये हथियार बनाकर बेचने लगे इन देशों को। तो ये हथियारों की होड़ शामिल हो गई, और इस होड़ में जो है साम्यवादी और पूंजीवाद का जो है प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में वो करने लग गए। तो इसी होड़ में हथियार भी बड़ी भारी मात्रा में निर्मित होने लगे, और हथियारों का विक्रय भी होने लगा, और हथियार इकट्ठे भी होने लगे। तो एक चिंता का विषय था उस समय की परिस्थितियों में। और ख़ास तौर से अगर मैं सोवियत संघ के संदर्भ में इस बात को बोलूं कि सोवियत संघ भी हथियारों की होड़ में शामिल हो गया, तो ये
दबाव की स्थिति आ गई कि सोवियत संघ की जो आंतरिक स्थिति थी किसानों की, मजदूरों की, उस स्थिति की तरफ, दयनीय स्थिति की तरफ जो है सरकार का ध्यान नहीं गया और उसी स्थिति से उबरने के लिए जो है समय समय पर इस हथियारों को कम करने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव नाम के जो राष्ट्रपति थे 1985 में, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, उन्होंने पहली बार इसकी ओर थोड़ा ध्यान दिया और इस व्यवस्था में थोड़ी कमी लेके आए। जो इसका तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक, आर्थिक और संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। देखिए, जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर जो है, वो एक विशाल देश था उस समय, उसमें बहुत सारे संगठन काम करते थे, बहुत सारे देशों की भाषाएं भी बोली जाती थी, तो उन सब में एकता की जो वातावरण है वो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से ही निर्मित होते थे। उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं दखलंदाजी इतनी ज़्यादा हो गई थी समाजवादी प्रक्रियाओं की, जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं कमज़ोर और लचर होने लगी। इसकी वजह से जो इन संस्थाओं पे जो भरोसा था वो लोगों का कमज़ोर हुआ और ये आंतरिक कमजोरियां सोवियत संघ के बिखराव में सहयोगी कारण बनकर उभरकर सामने आई। और इसका जो चौथा पॉइंट है, पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ापन। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उन देशों के मुकाबले सोवियत संघ जो है वो एक तरीके से, अगर मैं ये कहूँ कि शक्ति और आर्थिक व्यवस्थाओं की तुलना में कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे। तो ये पिछड़ापन भी जो है एक कारण बना सोवियत संघ के बिखराव में। इस जो वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें बताने की कोशिश की है कि ये दो ध्रुवीय विश्व कैसे बना, ठीक है, और इसका फिर सोवियत संघ के विघटन में किस तरीके से इसका, और बहुत सारे कारण हैं जो मैं अगली वीडियो में भी बात करूंगा, क्योंकि अभी इसके कारण और भी हैं जिस पे मैं बात करूंगा, तब मैं इस वीडियो का और आगे का पटापेक्ष आपको बताऊंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।